Hello and welcome to Filler Form. I hope everyone is doing good and fine. So good afternoon everyone. So अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी करो. सो आज का MCQ सीरीज जो है वो भी रहेगा यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पर ही. इसमें हम करेंगे असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस. ठीक है. हाँ. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. So my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1. तो हमारा टारगेट क्या रहता है? टॉप 20 MCQ डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM. हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है UGC नेट JRF. ठीक है. आपको क्या मिलता है फिलर फॉर्म से? आपको मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस. उसमें आप देख सकते हैं, है ना, डेली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी. तो उस और फिलर फॉर्म से आपको मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स, है ना, PhD एडमिशन के रिलेटेड अपडेट्स मिलता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपको ज्ञान मिलता है. ठीक है. हाँ. तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसलिए जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. तो आपको फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है ना, MCQs और PYQs मिलते हैं, फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है आपको. तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.ugc-net.com. ठीक है. हाँ, ये सारे नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये फ्री क्लासेस है, इनको आप देख लो. ठीक है. हाँ, फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम पर, तो उसको आप इंस्टॉल करो और वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट और क्विज़ दे सकते हैं. तो ये फ्री क्लासेस है पेपर 1 के लिए. 11 बजे होता है थ्योरी क्लास, 2 बजे होता है MCQ क्लास, 9 बजे होता है मैथ्स क्लास. ठीक है. ये अचीवमेंट है फिलर फॉर्म का, JRF अचीवर्स, और ये नेट अचीवर्स है. ठीक है. और ये आप जो क्विज हो रही है फिलर फॉर्म की वेबसाइट पर, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये आपके लिए होमवर्क रहती है. ठीक है. हाँ जी. तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो. हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो आई होप आपने शेयर किया होगा. ठीक है. अपना थम्स अप दे दीजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का MCQ सीरीज. सो आर यू रेडी? यस. अपना थम्स अप दे दीजिए सब. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज. तो ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1. देखो, क्वेश्चन करने से पहले मैं बताऊंगा कि इन्हें 30 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए हैं. ठीक है. हाँ. तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेगा टाइम आपको. तो चलते हैं आज के MCQ सीरीज पे. ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1. द पर्पज ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज बेस्ट सर्व्ड बाय फोकसिंग ऑन. यानी वैल्यू एजुकेशन का पर्पज क्या रहता है, किस पे हम फोकस करते हैं? A. कल्चरल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी. B. नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय ए सोशल ग्रुप. C. कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज. D. रिलीजियस एंड मॉरल प्रैक्टिस एंड इंस्ट्रक्शंस. इसमें आप आंसर करो. ठीक है. हिंदी वाले भी आंसर करो, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. हाँ, आपके पास 30 सेकंड है. आंसर करो सब. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो. चलो, आपके 30 सेकंड खत्म होने वाले हैं. वेरी गुड. सबों का आंसर आना चाहिए. चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. C पार्ट, यानी जो हम वैल्यू एजुकेशन पढ़ाते हैं या वैल्यू एजुकेशन का जो मकसद रहता है ना, पर्पस जो रहता है वो रहता है कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज. यानी ह्यूमन्स को उसमें कि ह्यूमन्स के वैल्यूज को अच्छे से सिखाना, ह्यूमन्स को बताना कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. ठीक है. हाँ. तो कि सोसाइटी में कैसे चलना है ना, अपने जो अपने से बड़े जो होंगे उनके साथ बात कैसे करने, अपने से छोटे जो होंगे उनके साथ कैसे पेश आना है ना. तो ये हम वैल्यू एजुकेशन में सिखाते हैं, यानी अबाउट द कंसर्न ऑफ ह्यूमन्स. ठीक है. हाँ, या हम कहेंगे ह्यूमन वैल्यूज. ठीक है. हाँ. देखो, कल्चरल प्रैक्टिसेस वो ह्यूमन वैल्यूज में ही आएगा, है ना. नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप में एक ह्यूमन ही रहता है ना. तो यहाँ पे भी ये भी इसी में छुपा हुआ आंसर. रिलीजियस एंड मॉरल प्रैक्टिसेस भी एक इंसान ही जो ह्यूमन होता है वही उसको अपना लेता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है. तो ये सारे जो बाकी 3 ऑप्शन है वो छुपे हुए हैं इसी में, कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज. तो इसलिए इसका आंसर ये आएगा. यानी बाकी भी है,
मैं नहीं कहता हूँ बाकी आंसर इसके नहीं है, बाकी भी है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज जो है वो है ह्यूमन वैल्यूज। जो ह्यूमन वैल्यूज में ही सारा कुछ छुपा हुआ है, आप देख लो खुद ही, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट पर क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़ो और आंसर करो, सब पढ़ो सब आंसर करो। एसर्शन ए क्या कहता है? लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग जो होती है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, नो डाउट। रीजन क्या कहता है? लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ प्रोसेस, यानी जो लर्निंग होती है इसको हमें जरूरी लाइफ के साथ, जिंदगी के साथ यानी कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ए कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी क्या कहता है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसको पढ़ो सब, आंसर करो। वेरी गुड, क्विक रेस्पॉन्स आ रहा है, बहुत अच्छा। चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ वेरी गुड। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीक्रेट पर इसका आंसर, ए पार्ट, ठीक है। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखते हैं कैसे। देखो मैंने पहले ही कहा जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी हम यानी क्रेडल टू ग्रेव, यानी जब हम जन्म लेते हैं वहां से हम सीख लेते हैं, कब तक? ग्रेव तक, यानी जब हम मर जाते हैं, ठीक है। इस दुनिया से जब हम रुखसत करते हैं तो तब तक हम क्या सीख लेते हैं, यानी सीख जाते हैं ना। हाँ, जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, है ना। तो जो लर्निंग जो होती है ये एक यूजफुल एक्सपीरियंस होती है ना, तो इसको हम लिंक करते हैं इसे अपनी जिंदगी के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका रीजन बनता है ना, दोनों ठीक है, और ये इसका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर ये आएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ो और आंसर करो। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी अगर हम इफेक्टिव टीचिंग कहेंगे ना, हम कहते हैं ना इफेक्टिव टीचिंग, उसको हम जज कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं इफेक्टिव टीचिंग को? ए कोर्स कवरेज, यानी सारा सिलेबस कवर किया, ठीक है। बी स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, या स्टूडेंट इंटरेस्ट जो होती है क्लासरूम की तरफ वो। सी लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, या जो हमारे आउटकम्स होते हैं, लर्निंग आउटकम्स जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना वो, ठीक है। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम, या इफेक्टिवली हम टीचिंग एड्स को क्लासरूम में यूज करते हैं वो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन आएगा। वेरी गुड, बहुत सबों का आंसर आ गया है। तो कुछ गलत दे रहे हैं आंसर, कुछ ठीक दे रहे हैं, तो हाँ इसमें आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा करो, ठीक है। हाँ, तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट, है ना। लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो जब हम एक इफेक्टिव टीचिंग देखते हैं उसमें हम जज करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या रहे, है ना। हाँ वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़ो और आंसर करो। 30 सेकंड है आपके लिए। इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, यानी किस टीचिंग मेथड में जो लर्नर की मतलब पार्टिसिपेशन होती है वो बनाई जाती है ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। ऑप्टिमल होता है यानी बेस्ट, ठीक है, और प्रोएक्टिव होता है पहले से ही तैयार होता है, ठीक है। हाँ, और प्रोएक्टिव यानी पहले से ही वो तैयार होता है, ठीक है। हाँ, तो कौन सा होता है? ए डिस्कशन मेथड, बी बज सेशन मेथड, सी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन मेथड, डी प्रोजेक्ट मेथड। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्या होगा आपको अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करोगे, है ना, उनको भी फायदा मिलेगा। हाँ, अब और लाइक करो, उससे हमें पता चलता है हमारे मतलब मोटिवेशन, हम अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, तो जब आप लाइक करते हो, वेरी गुड, जिन्होंने लाइक किया है थैंक यू। चलो मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर, डी पार्ट प्रोजेक्ट मेथड। जब प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है, ठीक है, एक टीचर आपको देता है प्रोजेक्ट, तो उसमें आप पहले ही एक्टिव होते हैं ना। हाँ, उसको आप मतलब, और हम ये भी देखते हैं कि ये बेस्ट मेथड है ना, प्रोजेक्ट मेथड बेस्ट मेथड है ना, मोस्ट फेवरेबल माना जाता है, प्रोजेक्ट मेथड मोस्ट फेवरेबल माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रोएक्टिव में मतलब प्रोजेक्ट मेथड ही होता है, ठीक है। तो इसमें लर्नर की जो पार्टिसिपेशन होती है
वो ज़्यादा प्रोएक्टिव होती है। ठीक है, हाँ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़ो और आंसर करो। 30 सेकंड है आपके लिए, मैं भी पढ़ता हूं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द, यानी इनमें से पावरफुल फैक्टर कौन है जो टीचिंग को इफेक्ट करता है। ठीक है, हाँ। मतलब वो फैक्टर जो है जो टीचिंग को इफेक्ट करता है, ठीक है, वो किससे रिलेट होता है? सोशल सिस्टम ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, डी एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, हाँ। सबको का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीखने पे इसका आंसर, डी पार्ट, एजुकेशनल सिस्टम। देखो बाकी भी है बट एजुकेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यानी इनमें से कौन सा वो मोस्ट पावरफुल फैक्टर है जो टीचिंग को अफेक्ट करता है या टीचिंग की इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करता है, और वो किससे रिलेट करता है? सोशल सिस्टम के साथ रिलेट करता है ना? उसका जो रिलेशनशिप है वो सोशल सिस्टम के साथ है, या इकोनॉमिक सिस्टम, या प्रिवेलिंग सिस्टम, प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, या एजुकेशनल सिस्टम के साथ। देखो उसको एजुकेशन सिस्टम के साथ होता है एक रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ। एक रिलेशनशिप किसके साथ होता है? एजुकेशन, बल्कि सोशल सिस्टम आता है एजुकेशन में ही। इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम ये एजुकेशन से ही निकल के आता है ना, तो इसलिए इसका एजुकेशनल सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। 30 सेकंड है आपके लिए। ये भी असर्शन और रीजन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेंड्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ लर्निंग, यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बढ़ा देता है। ठीक है, लर्निंग को अच्छा बना देता है। रीजन क्या है? एज अगेंस्ट समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। तो कहता है कि यानी जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है उसके अगेंस्ट में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हाईली रिलायबल होता है? होता है हाईली रिलायबल? अगर होता है तो देखो फिर आंसर क्या आएगा, अगर नहीं होता तो फिर आप जज करो खुद ही। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। फोर्थ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें देखो सब आंसर क्या आएगा। हाँ, चलो क्विक रेस्पॉन्स करो। मैक्सिमम का रेस्पॉन्स आ गया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो देखो अपने माइंड से क्वेश्चन को आंसर करो। ठीक है, हाँ। दूसरे को मत देखिए उसने ये किया आंसर, अब मैं यही करूंगा, नहीं। अपने माइंड से आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको टाइम भी दिया जाता है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीखने पर इसका आंसर, सी पार्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो कैसे, देखो अगर हम देखेंगे रीजन इसका कि यानी कह रहा है कि यानी फॉर्मेटिव वैल्यूएशन जो होता है वो रिलायबल होता है, वो रिलायबल नहीं होता है। ठीक है, समेटिव वैल्यूएशन वो रिलायबल होता है ना, वो वैलिड होता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्म यानी सेकंड जो है वो फॉल्स है, जो फर्स्ट है वो ट्रू है। ठीक है, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन को यानी लर्निंग को अच्छा बना देता है, उसमें फीडबैक मिलता है ना। हाँ, टीचर बता देता है आपको यहाँ पे वीकनेस है तो इसको दूर करो आप। ठीक है, तो उसमें मतलब लर्निंग जो होती है वो अच्छा बना देता है। ठीक है, तो ए ट्रू है, बी जो है ये आर जो है वो फॉल्स है, तो इसका थर्ड पार्ट आएगा आंसर। ठीक है, हाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। इसको पढ़ो और आंसर करो। द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? ए एम्पैथेटिक, बी एब्स्ट्रैक्ट, सी नॉन डिस्क्रिप्टिव, डी कंट्राइव्ड। ठीक है, हाँ। कंट्राइव्ड में कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। क्या कंट्रोवर्शियल होना चाहिए? कंट्रोवर्सी होगी आपस में, है ना। तो चलते हैं, मैक्सिमम का आंसर आ गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीखने पर इसका आंसर, ए पार्ट एम्पैथेटिक, यानी हमें जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होते हैं उसमें क्लोजनेस होनी चाहिए,
यानी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होने चाहिए क्लोज, यानी टीचर को समझना है प्रॉब्लम किन के, स्टूडेंट्स के, है ना। हाँ, स्टूडेंट के को कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ समझ में नहीं आता है। तो दैट मीन एम्पैथेटिक मीन्स, एक होता है सिंपैथी, सिंपैथी होता है हमदर्दी दिखाना, ठीक है। हाँ, एम्पैथी मीन्स कि उससे भी ज़्यादा दिखाना, यानी सिंपैथी से भी अच्छा, उससे मतलब क्लोज, बहुत क्लोज रिलेशनशिप रखना है टीचर और स्टूडेंट को, तभी टीचिंग और लर्निंग सक्सेसफुल बन जाएगी जब आप एम्पैथी दिखाओगे उसमें, ठीक है। हाँ, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन होना चाहिए एम्पैथेटिक, ठीक है। हाँ, तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि यानी एम्पैथेटिक, बी सिंपैथेटिक, सी नॉन डिस्क्रिप्टिव, डी होगा बोथ ए एंड बी। तो उस वक्त बोथ ए एंड बी आएगा, क्योंकि सिंपैथी और एम्पैथी दोनों जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना ये, हाँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीक्रेट में क्वेश्चन नंबर 8, इसको पढ़ो और आंसर करो। On the basis of summative tests, a teacher is interpreting his or her students' performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior. This will be called, यानी समेटिव टेस्ट्स में अगर एक टीचर इंटरप्रेट करता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, तो वो उसको देखता है उनके बिहेवियर का, मतलब उनका बिहेवियर कैसा था, है ना, उनका लाइफ स्टाइल के साथ उसको इंटर मिंगल करता है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, है ना, सीसीई, या नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, डी फॉर्मेटिव टेस्टिंग। इसमें देखो आप आंसर क्या आएगा, सब आंसर करो। हाँ, आपके पास टाइम है, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। चलो, मैक्सिमम का आंसर आ गया है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा ये अच्छे से देख लो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके सीखने पे इसका आंसर, सी पार्ट, है ना। हाँ, कि यानी इसको मतलब जब टीचर इंटरप्रेट करता है परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की और उसको मिक्स करता है किसके साथ, उनके बिहेवियर के साथ, उनके लाइफ स्टाइल के साथ, ठीक है। तो उस वक्त उसको कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। तो देखते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग क्या होती है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि एक स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसको उसका स्किल देखा जाता है, ठीक है। हाँ, उसने कितना नॉलेज हासिल किया है, तो वो हम देखते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, ठीक है। इसमें आता है फॉर एग्जांपल ड्राइविंग टेस्ट आता है, एनुअल एग्जाम्स आते हैं, फाइनल एग्जाम्स आते हैं ना, क्लास टेस्ट आते हैं। तो ये इसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आते हैं, यानी एक स्टूडेंट की कितनी एबिलिटी है ना, कितना नॉलेज उसने गेन किया है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग टेस्ट, उसमें कितना उसको ड्राइविंग की नॉलेज है ना। एनुअल एग्जाम्स जब होते हैं, है ना, जब लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम होता है, उसमें देखते हैं कि इसने कितना ग्रास्प किया है, इसको कितने परसेंट ऑफ मार्क्स आ गए, है ना, फाइनल एग्जाम्स या क्लास टेस्ट होता है। तो यानी यहाँ पे नॉलेज, कंसेप्ट और आइडियाज़ को मेजर किया जाता है थ्रू क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल कैंडिडेट को लेते हैं हम, हैं। हाँ, और एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, वो हम आगे बता देंगे, ठीक है, वहाँ पे हमें पता चलेगा सब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, इसको पढ़ो और आंसर करो। असर्शन रीजनिंग है, ऑल टीचिंग इंप्लाइज लर्निंग, यानी जो टीचिंग होती है उससे क्या होती है, लर्निंग होती है, या लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डेराइव्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी सारी लर्निंग जो निकलते हैं वो निकल के आती है टीचिंग से। क्या रीजन ये सही है? हाँ, अब आप आंसर चूज करो। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। खुद देखो आप आंसर क्या होगा, है ना, अच्छे से पढ़ लो। बहुत अच्छा, तो मैक्सिमम का रेस्पॉन्स क्विक आता है, ऐसे क्विक रेस्पॉन्स करो सब। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, है ना। ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम आते हैं आजकल हमारे एग्जाम में, है ना। नेट जेआरएफ एग्जाम में आते हैं, ये सेट में भी आते हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर, बी पार्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो कैसे, जो टीचिंग है, टीचिंग जो होती है उससे लर्निंग होती है ना। और रीजन कह रहा है कि जो सारी लर्निंग वो टीचिंग से आती है, नहीं, सारी लर्निंग यानी हम कहीं बाहर जाएंगे वहां पे हम लर्न करेंगे, है ना, तो वो टीचिंग से थोड़ी हो गया है ना। हाँ, तो दैट मीन्स कि टीचिंग से सारी लर्निंग नहीं आती है, लर्निंग हम खुद भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, चलो फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं
कोई बुक मुझे अच्छी लगी तो मैं खुद उसको पढ़ता हूँ, मुझे टीचर ने नहीं पढ़ाया वो, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स कि लर्निंग जो होती है वो कहीं पे भी हो सकती है ना। तो दैट मीन्स कि टीचिंग से सारे लर्निंग नहीं है, दैट मीन्स रीजन जो इसका फॉल्स है, ठीक है। तो इसलिए इसका ए करेक्ट है और फॉल्स है, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 10, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स हाईली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी इनमें कौन सा लर्नर का एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, एट्रीब्यूट है जो रिलेशनशिप दिखाता है किसके साथ, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग के साथ, यानी टीचिंग इफेक्टिव रहता है, ठीक है। हाँ, तो आपके पास 30 सेकंड, इसका आंसर करो सब। ये आता है इसमें पीरियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, बी एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर, सी पीयर ग्रुप्स ऑफ द लर्नर, डी फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स। चलो करो सब, वेरी गुड। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। जिसने लाइक किया थैंक यू, और जिसने नहीं किया अभी उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है थोड़ी, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसमें आएगा ए, ठीक है। पीरियर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, यानी जो लर्नर की पहली जो एक्सपीरियंस होती है ना, उससे पहले जो ज्ञान हासिल किया है या उससे पहले जो एक्सपीरियंस मिली होगी लर्निंग में, तो वो इफेक्ट करता है किसको, टीचिंग इफेक्टिवनेस को, ठीक है। हाँ, यानी ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है एक लर्नर का जो टीचिंग इफेक्टिवनेस बना लेता है, ठीक है। हाँ, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ो और आंसर करो, सब आंसर करो। सपोज एज ए टीचर यू आर ट्रेनिंग योर स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट। फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हो, आप दे रहे हो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को पब्लिक स्पीकिंग और डिबेट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स, यानी इनमें से कौन सा वो निम्नलिखित में कौन सा वो है जो आप एज ए टीचर डिफिकल्ट होता है उनमें डेवलप करना, ठीक है। हाँ, उनमें उन ट्रेनर्स में, ठीक है, उन स्टूडेंट्स में, हाँ, जो ट्रेनिंग लेते हैं ना। कंट्रोल ओवर इमोशंस, बी कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, सी यूजिंग सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, डी वॉइस मॉड्यूलेशन। चलो सब करो आंसर। सबों का आंसर आना चाहिए। चलो मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए पार्ट, इसका कंट्रोल ओवर इमोशंस, यानी सारे जो होते हैं वो एज ए टीचर हम उनमें डेवलप कर लेंगे। कंसेप्ट फॉर्मुलेशन भी है ना, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है वो भी हम उसमें डेवलप कर सकते हैं स्टूडेंट में। वॉइस को कैसे चेंज करना है ना, कैसे कब ज़्यादा पिच रखना है, कब कम लो पिच रखना है ना, तो ये हम डेवलप कर सकते हैं। बट कंट्रोल ओवर उसके जो इमोशंस है उनको हम डेवलप नहीं कर सकते अच्छे से, है ना। वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है वो उनमें डेवलप करना, ठीक है। हाँ, कह रहे वही क्वेश्चन कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कौन सा डिफिकल्ट है, तो वो है कंट्रोल ओवर इमोशंस, यानी उनके इमोशंस को कंट्रोल करना है। वेरी गुड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, इसको पढ़ो और आंसर करो, सब आंसर करो। विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट एडवांटेज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का कौन सा इसमें बेस्ट एडवांटेज है, ठीक है। हाँ, ए शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, बी इंप्रूविंग क्लासरूम अटेंडेंस, सी हेल्पिंग टीचर टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम, डी रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट्स। सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट, भागो मत, सब आंसर करो, ठीक है। हाँ, अपने अंडरस्टैंडिंग से आंसर करो, किसी को मत देखो कि इसने ये किया आंसर अब मैं ये करूंगा, नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। वेरी गुड, मैक्सिमम का आंसर आ गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, है ना। हाँ, शॉक होते होंगे सब कि हमने ये दिया अब ये कैसे आ गया, है ना। हाँ, तो इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का एक इनमें बेस्ट एडवांटेज है कि ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ने टीचर सेंट्रिक को लाया उसे स्टूडेंट सेंट्रिक तक, है ना। एजुकेशन सिस्टम को कहाँ से लाया, उसे टीचर सेंट्रिक से लाया, इन्हें ट्रेडिशनल को चेंज किया, आप स्टूडेंट सेंट्रिक बन गए,
है ना। अब स्टूडेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following is an online storehouse of all academic awards like certificates, diplomas, degrees, mark sheets, etc. ठीक है। हाँ, ये मतलब स्टोर हाउस कौन सा बनाया गया है, ठीक है। हाँ, जहाँ यानी ऑनलाइन स्टोर हाउस कौन सा बनाया गया है एकेडमिक अवार्ड्स के लिए। सर्टिफिकेट्स में आते हैं डिप्लोमास, डिग्री सर्टिफिकेट्स, ठीक है। स्वयं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, सी नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी, डी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। सब आंसर करो। हाँ, चलो मैक्सिमम का आंसर आ गया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये इसका स्टोर हाउस बनाया गया है, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ो और आंसर करो। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद वन अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। हाँ, यानी एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी बाकियों के साथ कंपेयर किया जाता है, वो किस में? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, समेटिव टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। चलो, मैक्सिमम का रेस्पॉन्स आ गया है, ऐसे रेस्पॉन्स करो, क्विक रेस्पॉन्स करो, तुरंत रेस्पॉन्स आना चाहिए सबों का। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। देखो, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग वो होता है जिसमें एक स्टूडेंट को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है, यानी फॉर एग्जांपल ग्रुप में हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उसको बाकियों के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होता है। ये पे दोनों की हम देखेंगे, सीआरटी और एनआरटी। सीआरटी होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, एनआरटी होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग क्या होता है, इसमें एक इंडिविजुअल को कंपेयर किया जाता है, उसको कितना पता है, कितना उसने अचीव किया है, ठीक है। हाँ, यानी उसमें बाकियों के साथ उसको कंपेयर नहीं किया जाता है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एक सब्जेक्ट में 85% मिला है, दैट मीन्स किसको 85% पता है उसके उसके बारे में। किसी को 60% मिला है ना, तो दैट मीन्स को 60% उसके बारे में पता, कंपेयर नहीं किया जाता। एनआरटी में क्या होता है, उसमें कंपेयर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी मिलता है परसेंटाइल, आप नेट का एग्जाम देते हो, उसमें आपको परसेंटाइल मिलता है। उसमें फॉर एग्जाम्पल किसी को 80%, दैट मीन्स कि उसने 80% स्टूडेंट से अच्छा किया है, ठीक है। 80% जो है, 80% ऑफ पीपल जो है, तो उस उनसे अच्छा किया है उसने उस ग्रुप में, ठीक है। अगर उसको 80th परसेंटाइल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी बाकियों से उसने अच्छा किया है। ये एनआरटी में हम कर लेते हैं दोनों को, मतलब कंपेयर। और इसमें सीआरटी में क्या होता है, इसमें हम स्टूडेंट स्कोर जो होता है वो यूजुअली एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। एनआरटी में किस में किया जाता है, परसेंटाइल में, या ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह सीआरटी में हम क्या करते हैं, इसमें हम इंडिविजुअल स्किल्स देखते हैं, यानी एक एक करके स्किल देखते हैं कि इसमें कितना स्किल डेवलप हुआ है। एनआरटी में हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि स्टूडेंट अचीवमेंट इज रिपोर्टेड फॉर ब्रॉड स्किल एरियाज, यानी मतलब बहुत सारे स्किल इसको इसमें देखा जाता है एनआरटी में, ठीक है। हाँ, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये जो सीआरटी जो है, यानी एनआरटी जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम आईक्यू टेस्ट लेना होगा, है ना, आईक्यू टेस्ट अगर हमें देखना होगा, तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट बन जाता है कि यानी इसमें आईक्यू कितना है, ठीक है। हाँ, तो बाकियों से कितना अच्छा आईक्यू है, फॉर एग्जांपल इसका आईक्यू है 120, तो दैट मीन्स कि बाकियों से अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह सीआरटी जो है इसमें देखा जाता है। और एक मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसमें मास्टरी देखी जाती है कि कितना मास्टरी इसने हासिल की है किसी खास कंसेप्ट में, किसी खास सब्जेक्ट में इसे कितना मास्टरी हासिल की है, दैट इज सीआरटी, ठीक है। हाँ, तो एनआरटी में ये नहीं देखा जाता है मास्टरी कितनी, इसमें देखा जाता है कि ना हम आपस में इनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हाँ, एबिलिटीज देखे जाते हैं, इसको कितनी एबिलिटी अच्छी है बाकी स्टूडेंट से, है ना, तो वो देखा जाता है एनआरटी में, ठीक है। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल आता है, ड्राइविंग टेस्ट आता है, लीट आता है ना, सिटीजनशिप टेस्ट आता है, क्लासरूम असेसमेंट आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आता है। एनआरटी में ओलंपिक्स में जो होता है ना, हाँ, वो आते हैं इसमें। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15, इसको पढ़ो और आंसर करो। विच कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग इज लाइकली टू ऑप्टिमाइज लर्निंग,
ठीक है। हाँ, लर्निंग को अच्छा कौन बनाते हैं, इनमें कौन से मेथड्स, ठीक है। ए लेक्चरिंग, डिस्कशन एंड सेमिनार मेथड। बी इंटरेक्टिव डिस्कशन, planned lectures and PowerPoint based presentation. C interactive lecture sessions followed by buzz sessions, brainstorming and projects. D lecturing, demonstration and PowerPoint based presentations. इसको पढ़ो और आंसर करो। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलो, मैक्सिमम का आंसर आ गया है, ऐसे आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट है ना, ज्यादा टाइम हो जाएगा फिर। तो सी पार्ट इंटरेक्टिव लेक्चर सेशंस फॉलोड बाय बज सेशंस। बज सेशंस क्या होते हैं? शॉर्ट डिस्कशन होता है एक नैरो टॉपिक पे, यानी स्मॉल ग्रुप्स में होती है डिस्कशन, ठीक है। तो दैट मीन्स बज सेशन। बज सेशन होता है कि यानी जब एक शॉर्ट टॉपिक होगा, शॉर्ट डिस्कशन होगी उस पर, ठीक है, स्मॉल ग्रुप में, ठीक है। हाँ, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है ना, कि उनको कंसेप्ट लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। इसको पढ़ो और आंसर करो। टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड इफेक्टिव सप्लीमेंट्स टू इंस्ट्रक्शन। टीचिंग एड्स को यानी कंसिडर किया जाता है इफेक्टिव सप्लीमेंट टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हाँ, इसका रीजन क्या है? दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर, ठीक है। अब देखो इसका मिलता है इसके साथ रीजन या नहीं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। चलो, वेरी गुड, सबको का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर इसका आंसर, बी पार्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को मजा आता है, ठीक है, बट आगे उसमें असर्शन क्या कहता है? टीचिंग एड जो ये बनाते हैं इफेक्टिव, है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाते हैं। तो मगर यहाँ पे कह रहा है कि दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर, है ना। हाँ, ये अच्छे मतलब अच्छे रखते हैं एक स्टूडेंट को, है ना। बट हम वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे उसको इफेक्टिव बनाता है, उसके साथ मिलता नहीं है। दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। इसको पढ़ो और आंसर करो, सब आंसर करो। Which of the following learner characteristics are likely to influence the effectiveness of teaching aids and evaluation system to ensure positive results? निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक वो है जो इन्फ्लुएंस करता है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स को, है ना, और इवैल्यूएशन सिस्टम को, और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं? ए लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, एज एंड हैबिटेशन। बी लर्नर्स पेरेंटेज, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड परफॉर्मेंस इन लर्निंग ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। सी लर्नर्स स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल बैकग्राउंड एंड पर्सनल इंटरेस्ट्स। डी लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल एंड मोटिवेशनल डिस्पोजिशंस। सब पढ़ो और आंसर करो अच्छे से। चलो, हाँ, मैक्सिमम का आंसर आ गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट है। लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, यानी लर्नर की जो एज लेवल होती है ना, ग्रोथ कितना है, यानी कितना बड़ा है, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस लेवल वो भी करता है इसमें इन्फ्लुएंस, है ना। हाँ, और मोटिवेशन कितनी है उसमें, यानी पढ़ने में कितना ध्यान है उसमें, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी तरफ, है ना, लर्निंग की तरफ है। तो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं किसके, जब हम या इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, टीचिंग एड्स को यूज करने में, या एवेल्युएशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है। हाँ, यानी एज लेवल भी, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस भी, या उसकी मोटिवेशन, उसका कंसंट्रेशन कितना है लर्निंग की तरफ, ठीक है। इसलिए तो इसका डी आंसर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लेटेस्ट स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मैनकाइंड इज, ठीक है। एडवांसिंग नॉलेज के लिए कौन सा स्ट्रेटजी यूज करते हैं जो लेटेस्ट है, ठीक है। हाँ, सब आंसर करो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वीडियो को लाइक करो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करो, ठीक है। हाँ,
तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। साइंटिफिक थिंकिंग आते हैं, ठीक है। हाँ, एडवांस नॉलेज अगर हमें देखना होगा तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग हम यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 19। इसको पढ़ो और आंसर करो सब। विच ऑफ द टू गिवन ऑप्शन इज ऑफ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग? इनमें से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कौन है? डिफाइन नाउन फर्स्ट, सेकंड डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स। ये भी आता है एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए ओनली फर्स्ट, बी ओनली सेकंड, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो मैक्सिमम का आंसर आ गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट, ओनली सेकंड फॉलोज, यानी ओनली सेकंड है, ठीक है। डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स, जब हम ये कहेंगे दैट मीन्स कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करता है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे डिफाइन नाउन, वो मेमोरी लेवल का आता है। यहाँ पे और एक क्वेश्चन बन गया। अगर हम बोलेंगे डिफाइन नाउन, ये किस में आता है, किस लेवल में आता है? मेमोरी में, है ना, मेमोरी लेवल में, ठीक है। अगर हम कहेंगे डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो तब वो रिफ्लेक्टिव लेवल में आ जाएगा, है ना। हाँ, चलो, तो ये डिफाइन नाउन इन योर ओन वर्ड्स में वो आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, कितनी अंडरस्टैंडिंग है इसकी, है ना। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सीखे क्वेश्चन नंबर 20। इसको पढ़ो और आंसर करो। विच मॉडल थियोराइजेस दैट लर्नर्स रिटेन मोर इंफॉर्मेशन बाय व्हाट दे डू एज अपोज टू व्हाट इज हर्ड, रीड और ऑब्जर्व्ड? ए टायलर्स मॉडल, बी स्टिक्स मॉडल, सी शिप मॉडल, डी डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। सब पढ़ो और आंसर करो। चलो, बहुत अच्छा, इजी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। मैक्सिमम का आंसर आ गया है, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाँ, ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डेल स्कोन ऑफ एक्सपीरियंस, देखो जो एडगर डेल है उसने दिया है ना डेल स्कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एडगर डेल ने, ठीक है। तो उसका मॉडल क्या कह रहा है कि जो लर्नर होता है तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे हासिल करेगा कि यानी जब वो खुद उसको करेगा, यानी व्हाट दे डू, यानी जो वो करता है ज़्यादा उसको वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन वो ज़्यादा गेन कर लेता है, ठीक है। अपोजिट टू व्हाट इज हर्ड, जो वो सुनता है उसको वो ज़्यादा देर के लिए अपने माइंड में नहीं रखता है। जो रीड करता है, पढ़ता है या ऑब्जर्व करता है, इन तीन चीज़ों को यानी ज़्यादा देर के लिए देर के लिए नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, या ज़्यादा उसको उसमें याद नहीं रहता है। जो वो सुनता है और उसको जब वो करता है, या जो वो पढ़ता है और उसको जब वो करता है, वो 100% गेन करता है वो, ठीक है। हाँ, तीनों चीज़ें, सुनना, पढ़ना या ऑब्जर्व करना, ठीक है, ये तीनों चीज़ों को हम जब खुद करेंगे, ठीक है, हाँ, दैट मीन्स कि वो हमेशा के लिए हमें याद रहता है। 90% वो याद रहता है अकॉर्डिंग टू एडगर डेल। हाँ, एडगर डेल की अगर की बात करेंगे तो वो 90% याद रहता है। तो एडगर डेल स्कोन जो है, इसको पढ़ो अच्छे से, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू एवरीवन। तो ये था एमसीक्यू सीरीज। आपको कैसा लगा आप फीडबैक दे दीजिए। तो आप कैसे डाउनलोड करोगे नोट्स को, इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड नोट्स कर सकते हैं। तो आप फीडबैक दे दीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक, ठीक है। हाँ, थैंक यू। तो ये फ्री क्लास से इनको आप अटेंड करो, ठीक है। हाँ, फ्री ऑफ कास्ट है। फिलर फॉर्म के एक एप्लीकेशन है फिलर फॉर्म के नाम पे, और इसको इंस्टॉल करो और वहाँ से भी मॉक टेस्ट और क्विज़ दे सकते हैं, ठीक है। और ये फ्री क्लास से इनको भी आप मिस मत कीजिए, ठीक है। 11 बजे होते थ्योरी क्लास, 2 बजे होता है एमसीक्यू क्लास, 9 बजे होता है मैथ्स क्लास। तो ये JRF अचीवर्स है, ये फिलर फॉर्म के अचीवमेंट्स है। आप भी मेहनत करते रहो, आपका नाम नेक्स्ट इसमें आ जाएगा, है ना, नेक्स्ट टाइम। और नेट अचीवर्स का जो होगा वो उनका नाम नेट अचीवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आपके होमवर्क है 5 क्वेश्चंस जो पेपर 1 के रिलेटेड होते हैं, 11:50 पर, है ना। हाँ, पेपर फर्स्ट, और 2:50 PM पे होता है पेपर फर्स्ट। PY क्यों होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, है ना।
5 PM होता है सेकंड पेपर जो आपका अपना होगा, किसी का एजुकेशन होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का फिलॉसफी होगा, है ना, संस्कृत, हिंदी, है ना, और उसमें भी आप देखोगे 5 बजे सबों का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस तरह 9:50 PM पे होते हैं मैथ्स क्वेश्चन के, है ना, जो आपका पेपर फर्स्ट में आता है रीजनिंग और मैथ, वो उस वक्त तो कब होगा 9:50 PM पे, है ना। हाँ, आप इस वेबसाइट पे देख के, जिसने नहीं किया है उसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। अपना नाम देना पड़ता है, ईमेल देना पड़ता है, पासवर्ड उसमें सेट करना है। फिर नेक्स्ट टाइम आप जब लॉग इन करोगे उसमें आप अपना ईमेल दे दो और अपना पासवर्ड दे दो, तो उसमें आप ये जो क्विज होगा उसको स्टार्ट करके खुद कर लोगे उसमें, ठीक है। हाँ, थैंक यू एवरीवन। सो आपका कोई क्वेश्चन होगा, इसको आप लाइव चैट खत्म करके कमेंट में लिख लो, ठीक है, वहां पे उसको एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट MCQ सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।